गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी का 6th लेसन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें जल के बारे में, भारत में जल संसाधन के बारे में बताया गया था कि भारत में जल संसाधन का क्या महत्व है और कितना जल संसाधन भारत में पाया जाता है, किस किस रूप में पाया जाता है। आगे है जल प्रदूषण का निवारण, कि जल प्रदूषण जो किसी भी कारण से हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री से हो रहा हो, चाहे वो कीटनाशक दवाइयों से हो रहा हो, चाहे भौमजल का जो प्रदूषण है, वर्षा के माध्यम से जो कीटनाशक दवाइयाँ रिस कर भूमि के अंदर जाती है, उससे हमारा भौमजल प्रदूषित हो रहा है। नदियों का जल जो हम फैक्ट्रियों का गर्म पानी छोड़ते हैं या केमिकल युक्त जो पानी हम छोड़ते हैं, उससे नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। इसका निवारण कैसे किया जाए? उपलब्ध जल संसाधनों का बहुत तेज़ी से निम्नीकरण हो रहा है। देश की मुख्य नदियाँ के प्राय पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों तथा कम बसे क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। मैदानों में नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने के पानी, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अपवाहिकाओं के साथ कृषिगत यानी उर्वरक और कीटनाशक, घरेलू में ठोस और अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक बहिर्स्राव नदियों में मिल जाते हैं। नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है, क्योंकि उस समय जल का प्रवाह कम होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया आंकड़ा दर्शाता है कि जैव और जीवाणुविक संदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, यानी सबसे अधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी जो दिल्ली और इटावा के बीच है। दूसरी प्रदूषित नदियों में अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अडियार, हैदराबाद में मूसी और कानपुर और वाराणसी में गंगा है। भौमजल प्रदूषण के देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के संकेंद्रण कारण होता है। वैधानिक व्यवस्थाएं जैसे जल अधिनियम 1974 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हुए हैं। परिणाम यह है कि 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे। जल उपकर अधिनियम 1977, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना है, उसके भी सीमित प्रभाव हुए हैं। जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिप्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता और उनकी भागीदारी से कृषिगत कार्यों तथा घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते जिसके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है और जिसका उपयोग शीतलन और अग्निशमन के लिए करके वे जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। वर्तमान में पानी का पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया गया है, फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उत्पादकता बहुत ही व्यापक है। जल संभर प्रबंधन क्या है? जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय भौमजल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत
बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रवण, तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। तथापि विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों, प्राकृतिक जैसे भूमि, जल, पौधे और प्राणियों, और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, इसके दोबारा से उत्पादन, विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करती है। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। गैर सरकारी संगठन जो सरकार के सहयोग से चलाए जाते हैं, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के योग्य बनाना है। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। नीरू मीरू अर्थात जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में और अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान में। के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतःस्रवण तालाब, ताल की खुदाई की गई है और रोक बांध लगाए गए हैं, यानी पानी को बांध के द्वारा रोकना। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता। अर्थात आपके घरों का जो पानी है, यानी बरसात का जो पानी है, आप अपने घर में एक गड्ढा खोदिए और इसमें टैंक बनाइए। टैंक बनाकर पाइप के द्वारा जो घरों की छतों का पानी है, उस पानी को जल संग्रहण योजना यानी गृह जल संग्रहण योजना के नाम से भी जानते हैं। आपके घर का जो सारा पानी है वो उसमें स्टोर हो जाता है और उसके बाद हम सारी साल उस पानी को प्रयोग में ला सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में जल संभर विकास परियोजनाएं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सफल हुई है। फिर भी सफलता की कुछ ही कहानियां हैं। अधिकांश घटनाओं में कार्यक्रम और अपनी उदीयमान अवस्था पर ही है। देश में लोगों के बीच जल संभर विकास और प्रबंधन लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है और इस एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीय आधार पर निश्चित रूप से की जा सकती है। वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल भृतों के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिक अनुकूल विधि है, जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्रित किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है और यदि इसे जल भृतों में पुनर्भरण के लिए उपयोग में किया जाता है तो तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकता है। देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन जलाशयों जैसे झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे में, जिन्हें कुंड अथवा टाका यानी एक ढका हुआ टैंक के नाम से जाना जाता है, जिनका निर्माण घर अथवा गांव के पास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियों को समझने के लिए आप जो चित्र इसमें 6.3 दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं अपनी पुस्तक में। यहाँ ये चित्र दिखाए गए हैं वर्षा जल संग्रहण के, कि किस प्रकार से कि वर्षा जल संग्रहण को किया जा सकता है।
जी देखिए, पुस्तक में आपके चित्र दिखाए गए हैं कि किस प्रकार से बांध बना करके ऊपर से जो बहता हुआ जल आ रहा है, उस जल को इसे चेक डैम के नाम से जानते हैं कि डैम दिखाई दे रहा है। और पीछे इस चित्र में जो पहाड़ी क्षेत्रों से जो जल बहकर आ रहा है उसे इसको रोका गया है। इसके साथ ही राजस्थान में जो छत पर वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है, इसके अंदर छत से पाइप लाकर नीचे टैंक बनाकर उस टैंक में सारा वर्षा का जल संग्रहित कर लिया जाता है और वर्ष भर उसके बाद इस वर्षा के जल का प्रयोग करते रहते हैं। बहुमूल्य जल संसाधन के संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण प्रविधि का उपयोग करने का क्षेत्र व्यापक है। इसे घर की छतों और खुले स्थानों में वर्षा द्वारा संग्रहण किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता कम करता है। इसके अतिरिक्त मांग आपूर्ति अंतर के लिए सेतु बंधन यानी कि बांध बनाकर कार्य के अतिरिक्त इससे भौम जल निकालने में ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि पुनर्भरण से भौम जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि का देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण से मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों और शहरों में पहले ही आपूर्ति से आगे बढ़ चुकी है। उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पानी के विलवणीकरण और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों से कम जल के क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करके भारत में जल समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जल संसाधन के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जल संसाधन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जल संसाधन का किस प्रकार से हम संग्रहण कर सकते हैं। आने वाले समय में जो बढ़ती हुई जनसंख्या और कृषि क्षेत्र जो बढ़ता जा रहा है, जो सिंचाई पर निर्भर करता है, उसके लिए हमें जल संसाधन की ओर ध्यान देना होगा। हमारी सरकार भी इस ओर काफ़ी कदम उठा रही है और जैसा कि हमने जल संसाधन का संग्रहण करने के जो उपाय यहाँ पर बताए हैं, उसमें धीरे धीरे काफ़ी हद तक इसमें हम सफल होते जा रहे हैं। इसके बाद इसके जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपने करने अभ्यास के क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो आपने इसके करने हैं।